25 साल पहले हमारी भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना ने मजबूर कर दिया कि कारगिल में जंग हो, और हमारी सेना ने दुश्मन सेना को ऐसा जवाब दिया कि आज तक पाकिस्तान को वो युद्ध याद रहता होगा। भारतीय सेना ने भारत देश को गर्व कराया कि भारतीय सेना में कितनी क्षमता है। विश्व भर में भारतीय सेना की तारीफ हुई, और कारगिल युद्ध किस वजह से हुआ और हमारी सेना ने जो शौर्य गाथा लिखी उसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि युद्ध की पहली वजह आप क्या मानते हैं, कैसे युद्ध की शुरुआत हुई, क्या वजह रही? देखिए, पाकिस्तान ने हमारे साथ कई लड़ाइयां लड़ी और उनकी सेना ये समझ गई थी कि वो सीधे तौर पे हमारे साथ भारत के साथ युद्ध करके जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग करी, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन बदर, जिसके तहत जब सर्दियों में जो कारगिल द्रास का जो क्षेत्र है वहाँ जो पोस्ट हैं वहाँ टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक चला जाता है, और इसलिए वहाँ इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में दोनों जो सेनाएं हैं वो अपनी अपनी पोस्ट से पीछे हट जाती थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसी का फ़ायदा उठाया, और जब इंडियन आर्मी ने पोस्ट वेकेट करी तो हमारे देश की 130 पोस्ट जो कारगिल, द्रास, मशको वैली इस एरिया में आती हैं उन पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया, और यहीं से जो है इस युद्ध की शुरुआत होती है। सर, अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो विकट परिस्थितियां थी खासकर भारतीय सेना के लिए, क्योंकि हम जमीन पर थे और क्योंकि वो तो युद्ध की सोचकर रणनीति बना रहे थे कि युद्ध हमें मतलब जीतना है या करना है, तो वो ऊपर थे। तो कैसे भारतीय सेना ने सामना किया और कारगिल विजय हासिल की? देखिए, परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थीं। पहली बात तो ये समझिए कि पाकिस्तान की जो सेना थी और जो उनके साथ आतंकवादी संगठन थे उनकी तैयारी महीनों से चल रही थी, तो उन्होंने अपनी तैयारी अपनी जितनी भी करनी थी उनके पास पर्याप्त समय था। लेकिन भारतीय सेना के ऊपर अचानक थोपी गई ये लड़ाई थी जिसका हमें अंदाजा नहीं था, एकदम से हमें पता चला। दूसरी चीज़ ये कि जो कारगिल के जो पहाड़ियाँ हैं उसमें पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं, एकदम सपाट जिसे कहेंगे नंगे पहाड़ हैं। तो यदि ऊपर बैठा व्यक्ति है वो 10-10 किलोमीटर तक अपनी आंख से देख सकता है कि कौन कहाँ से चल के आ रहा है। तीसरी चीज़ थी वहाँ का तापमान। चौथी चीज़ थी पहाड़ की ऊंचाई, जिससे जब आप चढ़ते हैं तो जब हाइट ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनकी आर्टिलरी पीछे से आप पे बम्बार्डमेंट कर रही है, नीचे माइनफील्ड बिछी है, जो ऊपर बैठा दुश्मन है वो पहाड़ों के अंदर परमानेंट डिफेंसेस बना के बैठा है, उसके अंदर सुरक्षित है, और वहां से वो आप पे गोलियां चला रहा है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपको उसकी तरफ एडवांस करना है। अब यूं समझ लीजिए कि यहाँ आप मेरे बगल में बैठे हैं, मैं आपके ऊपर एक पत्थर यहाँ से यहाँ फेंकता हूँ, और एक पत्थर मैं 10 माले पे ऊपर चला जाता हूँ और आपसे कहता हूँ आप नीचे खड़े रहिए, मैं आप पे पत्थर फेंकता हूँ। तो अब आप अंदाजा लगाइए जब इतनी ऊंचाई से अगर पत्थर भी लुढ़काया जाएगा तो वो कितनी तेजी से आएगा। ऐसे ही जो एडवांटेजेस थे वो पाकिस्तान की सेना के पास थे, लेकिन फिर भी आप देखिए हिंदुस्तान की सेना का जज्बा, उसकी ट्रेनिंग, कि अंत में जब युद्ध करीब 60 दिन चला और उसके बाद खत्म हुआ तो भारतीय सेना के करीब 527 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान के करीब 3-3.5 हजार सैनिक इसमें शहीद हो गए। सर, अगर शौर्य की बात की जाए तो हमारी भारतीय सेना के सभी जवानों ने वहां पर अद्भुत अदम्य साहस का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जवान, खासकर मनोज पांडे, परमवीर चक्र विजेता रहे, और भी जवानों ने वहां पर बहुत साहस का परिचय दिया, तो उन योद्धाओं के बारे में भी कुछ जानकारी दें। देखिए, खास तौर पे अगर मैं कैप्टन मनोज पांडे की बात करूं तो वो मेरी ही रेजिमेंट से आते हैं। हम लोग यहीं हम दोनों 11 गोरखा राइफल से ही आते हैं, यहीं हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है। खास बात जो अटैक हुआ था 111 जो थी, उसने जो अटैक किया था वो एक बहुत ही अलग किस्म का अटैक था, इसलिए कि आमतौर पे हम जो भी अटैक करते हैं वो रात में करते हैं, लेकिन 111 ने जो अटैक किया था वो दिन में किया था। अब आप समझिए कि दिन के उजाले में अटैक करने की कोई सोच भी नहीं सकता, और वो भी जैसा मैंने आपको बताया कि पहाड़ ऐसे हैं कि आप 10-10 किलोमीटर दूर सकते हैं और कोई कवर नहीं है, एकदम सपाट मैदान, एकदम ऊपर से नीचे तक, तो आपको इतनी दूर से दुश्मन देख सकता है। लेकिन उस पे भी 111 GR ने जिस अटैक को 111 में कैप्टन मनोज पांडे लीड कर रहे थे, उन लोगों ने दिन में वो अटैक किया और उस पे फतेह हासिल करी। तो ये अपने आप में भारतीय सेना के शौर्य, उसकी ट्रेनिंग, उसके जज्बे को जाहिर करती है ये बात।
योगेंद्र यादव जी की भी बात हो जाए, क्योंकि जीवित परमवीर चक्र हासिल करने वाले वो, उनकी भी शौर्य गाथा अलग ही, उनके बारे में जी बिल्कुल। उन्होंने तोलोलिंग की जो लड़ाई थी उसमें उसको कैप्चर करना था। उसके कैप्चर करने के 2-3 रास्ते थे और उसमें एक सबसे कठिन रास्ता था 1000 फीट की सीधी चढ़ाई। मतलब जैसे हम लोगों के पीछे ये दीवार है, लगभग ऐसी चढ़ाई। तो पाकिस्तान की सेना जो थी वो भी इतनी निश्चिंत थी कि यहां से तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो उन लोगों ने अपनी जितनी तैयारी थी वो दूसरी तरफ पहाड़ की कर रखी थी। इस पहाड़ पे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई आ सकता है। उन्होंने बहुत उसमें अंदाजा कि उन्होंने कहा इस पे तो नामुमकिन है चढ़ना। और वहां से एक प्लेटून थी ग्रेनेडियर्स की, जिसको योगेंद्र यादव जिसमें थे, और जब चढ़ रहे थे और मुश्किल से 200 मीटर रह गए थे, तब किसी पाकिस्तानी ने देखा और इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें योगेंद्र यादव को 3 गोलियां लगी। और 3 गोलियां लगने के बावजूद वो ऊपर चढ़े और बाकी जो प्लेटून थी वो लोग ऊपर चढ़े और उन लोगों ने पाकिस्तानी सैनिक जो वहां पोस्ट पे थे उनके साथ लड़ाई हुई और उन सबको खत्म किया और उस पोस्ट को कैप्चर किया। सर, कारगिल युद्ध हमने जीता, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां हमेशा विपरीत रहती हैं, आज पूरे विश्व में कहीं न कहीं किसी आपस में देश लड़ाई लड़ते हैं, हमें भी सजग रहना चाहिए। तो उस युद्ध से आपकी नज़र में सीख क्या मिली और हमें आगे कितना और तैयार रहना चाहिए? देखिए, उसमें सीख यही थी कि एक तो बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कहीं युद्ध अब होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास भी न्यूक्लियर क्षमता है और पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो जब देश के बीच में न्यूक्लियर वॉर होगा ही नहीं, तो ऐसा लोगों ने मान लिया था कि अब लड़ाई होगी ही नहीं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए। पहली सीख तो यही थी कि लड़ाई कभी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हो, एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जैसे हमने देखा कि कारगिल रीजन तक ही में वो सीमित रहा, इस तरीके की है। आतंकवाद हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक लड़ाई है जो निरंतर चल रही है, जो हम नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ रहे हैं, हम कश्मीर में भी लड़ रहे हैं और कहीं कहीं पंजाब में भी हम उसको लड़ रहे हैं। तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। तीसरी चीज ये थी कि हमारा रिस्पॉन्स, जब हमारे ऊपर अचानक युद्ध थोपा जाए तो हमारी कैपेबिलिटी अपनी आर्मी को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पहुंचाना, ट्रेन के माध्यम से, एयर इवैक्यूएशन के माध्यम से, आर्मर्ड हैं, टैंक्स हैं, उनको वहां तक पहुंचाना, जो हमारे पास रिजर्व होता है उसको मेंटेन करके चलना। तो मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूं और हर एक वो व्यक्ति जो देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उसे डिफेंस बजट को हमें हमेशा बढ़ाना है, क्योंकि देश की सुरक्षा पे किया गया व्यय, वो कभी भी कुछ लोगों का मानना होता है कि ये व्यर्थ नहीं। अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी आप कुछ भी बना लीजिए, जब वो ही नहीं रहेगा तो फायदा क्या रहेगा, किसके लिए होगा वो। तो सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप घर भी लगाते हैं, आप घर में आप इतनी चीजें लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी घर सुरक्षित नहीं है तो आप उसमें जो भी रख दीजिए, कोई ना कोई उठा के उसे ले जाएगा। वैसे ही आपका देश है, उसको अगर हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप बाकी उसके अंदर कुछ भी बना लीजिए, उसका कोई मायने नहीं है। सर, उस युद्ध में सेना के जो तमाम हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार, उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज की परिस्थितियों की अगर बात करें तो ड्रोन हमले ज्यादा शुरू हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि उस पर विशेष तौर पर काम होना चाहिए? देखिए, वक्त के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। एक जमाना था तीर कमान से लड़ाई होती थी, तलवार से लड़ाई होती थी। आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप यहाँ बटन दबाएंगे और सैटेलाइट के थ्रू और बाकी मिसाइल्स हैं जो 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर के गिर रही हैं। तो व्यक्ति कहाँ बैठा है और कहाँ जो है, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। सैटेलाइट से सर्वेलेंस, जमीन के नीचे की फोटोज आप निकाल लेते हैं कि क्या है। तो बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आज लड़ाई केवल शौर्य और जैसे कहते हैं हम जज्बे की नहीं रह गई, आज टेक्नोलॉजी की लड़ाई होती जा रही है, क्योंकि वेपन सिस्टम जो है इतने एडवांस होते जा रहे हैं और अब तो ऐसे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जिनमें पायलट की जरूरत नहीं होगी और रोबोट्स आप सोल्जर्स बना रहे हैं। तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे तो देश को उसके साथ चलना होगा, क्योंकि ये बदलता दौर है और आपको उसके साथ बदलना होगा। तो ये थे हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जिन्होंने सेना के जो कारगिल युद्ध जीता और दुश्मन सेना को धूल चटाते हुए हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। हम 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और उन अपने शहीद जवानों के अदम्य साहस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार वर्मा के साथ अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।